सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના મહાવિદ્યાલયની વિભાગ દ્વારા આયોજિત ઉત્તિષ્ઠ યુવા ભારત સપ્ત શૃંખલા અંતર્ગત વિડીયો લેક્ચર્સમાં હું હાર્દિક આપ સૌ યુવા મિત્રોનું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ વતી સ્વાગત કરું છું. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ અરાઇઝ ક્લબને લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલીએ. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આપણું પેજ છે આઈ અરાઇઝ ઓફિશિયલ, તેને પણ ફોલો કરીએ. ફેસબુકમાં આપણું પેજ છે અરાઇઝ ક્લબ, તેને પણ લાઇક કરીએ. ફીડબેક માટે તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો અને ડિસ્ક્રિપ્શન માટે સ્વમૂલ્યાંકન કરી શકો છો. સાથે સાથે ફીડબેક ફોર્મ પણ ભરી શકો છો. આપનું ફીડબેક અમારા માટે ખૂબ મહત્ત્વનું છે, માટે ફીડબેક ફોર્મ અવશ્ય ભરવું. આપની જિજ્ઞાસા માટે એક પ્રશ્નોત્તરીનું પણ વ્યાખ્યાન રહેવાનું છે. એ વ્યાખ્યાન માટે આપના જે જિજ્ઞાસાસભર પ્રશ્નો છે તે તમને જે લિંક મોકલનાર કાર્યકર્તા છે તેને અથવા આપણી પોસ્ટમાં આપેલ નંબર પર તમે વિડીયો, ઓડિયો કે લેખિત સ્વરૂપમાં મોકલી શકો છો. અગાઉના બંને લેક્ચર્સમાં આશીષભાઈ શુક્લ અને શૈલેષભાઈ સકપરિયાનું માર્ગદર્શન આપણને પ્રાપ્ત થયું. જેનો જે વિષય છે નોલેજ ગેઇનિંગ ટૂલ્સ, આ વિષય પર આપણને જેમનું માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થવાનું છે શ્રીમતી નિર્જા ગુપ્તાજી. શ્રીમતી નિર્જા ગુપ્તાજી ભારતીય વિદ્યાભવન કોલેજ કર્ણાવતી એ કોલેજના આચાર્ય છે. તેઓના 16 જેટલા પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે. 370 અને 35A જેવી કલમ હટાવવામાં પણ એમનો મહત્વનો ભાગ છે. એમની પાસેથી લોકડાઉનનો સદુપયોગ પણ શીખવા જેવો છે. આ લોકડાઉનના 2 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન તેઓએ 35 જેટલા ઇન્ટરનેશનલ વેબિનાર આપ્યા છે. તેઓ અલગ અલગ યુનિવર્સિટીની પેનલના એક્સપર્ટ, ગેસ્ટ સ્પીકર અને એક્ઝામિનર પણ રહી ચૂક્યા છે. તો આવો આપણે શ્રીમતી નિર્જા गुप्ताजीનું नॉलेज गेनिंग टूल्स पर मार्गदर्शन प्राप्त करिए. नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता आज आपके लिए इस विशेष सत्र को लेकर उपस्थित हुई हूँ. इस सत्र के लिए जिस विषय का चुनाव मैंने किया है वह है कि हम ऐसे कौन से उपकरणों का प्रयोग करें, ऐसे कौन से टूल्स को हम देखें जिन टूल्स से हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायता मिले. जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसी कई बातें हमें अपने अंदर जो हमें मालूम है, एक तो उनको समाज में दूसरों तक पहुंचाना होता है, दूसरे कुछ नया भी सीखना होता है, और तीसरा जो हमारे अंदर है हम उसको और अधिक मैच्योर और अधिक पॉलिश करना चाहते हैं. तो ये 3 तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं. इसमें सबसे पहली आती है सोच. हमारे विचार, जो जितने ज़्यादा अनुभव हमें मिलेंगे उतना ही हमें अपने विचारों पर कॉन्फिडेंस होगा. तो ये अनुभव के स्रोत क्या हैं, एक तो हम इस पर बात करेंगे. दूसरा, जो भी विचार हमारे अंदर हैं उन विचारों को हम सही और गलत इस पैमाने पर भी तोलें. क्या हम सोच रहे हैं वो सही है? क्या जो सोच रहे हैं वो समाज के लिए उपयोगी है? क्या जैसा हम सोच रहे हैं वो समाज की आवश्यकता है? इस
बात को, इस तथ्य को परखने के बाद हम अपने विचारों को एक्शन में लाते हैं। फिर बात आती है एक्शन की। कई बार कॉन्फिडेंस होता है, कई बार हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, कई बार हमें मालूम होता है हम ठीक हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथी उस बात को पहला प्रयत्न नहीं करते, इनिशिएट नहीं कर रहे, तो हम संकोच में आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहां हम इनिशिएट कर जाते हैं वो या तो गलत समय होता है या गलत स्थान, गलत जगह होती है। इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ मिलाकर सोचें तो वही हमारी पर्सनालिटी का निर्धारण करता है। हमारी पर्सनालिटी जो हम खुद सोचते हैं वो अलग होती है, और जिस तरह से लोग हमें देखते हैं वो अलग होती है। जिस दिन हम जैसे खुद को सोचते हैं वैसे ही लोग हमें देखने लग जाएं, तब समझिए कि हमारी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है। वरना हम हमेशा इस गैप को ही पूरा करते रह जाते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं पर आप हमारे बारे में ठीक नहीं समझ पा रहे, गलत सोच रहे हैं, आपको समझ नहीं आता, तो एक तरह का गैप उत्पन्न हो जाता है। तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टूल्स के बारे में बात करते हैं तो हम या तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है या फिर हमारे घर के लोग हैं, जहाँ से भी हमें ज्ञान मिलता है हम वहाँ जाते हैं। अब क्योंकि विश्व बहुत बदल गया है, अब वर्चुअल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सबके हाथों में आ गई हैं। हमारे खाली युवा के ही नहीं, आजकल किसी भी उम्र के लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होता है, और इंटरनेट हमें ऐसे कई स्रोतों तक ले जाता है जहाँ पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो बेसिकली नॉलेज के इन टूल्स तक पहुँचना आज हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। कई बार हमारे युवा छात्र ये भी सोचते हैं कि अभी से हम क्यों सीरियसली लें इन बातों को, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़कर एग्ज़ाम पास करना हमारा ध्येय है। अगर हमने अच्छे से परीक्षा प्राप्त कर ली, अच्छे नंबर आ गए, उसके बाद हम अच्छी जगह नौकरी में लग गए या धंधे में लग गए, तब हम सोचेंगे कि इसके अलावा हम दार्शनिक रूप से क्या करें। पर जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन में जैसा जैसा जीवन हमें गढ़ता है हम वैसे ही काम करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए लगातार हमें अपने उन सब एंगल्स पे काम करना होगा जिन एंगल्स से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इस क्षेत्र में सबसे पहले हमारा एक जो कम्युनिकेशन का अंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए क्या टूल्स हैं, हम कैसे अपने आप को ठीक से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो जो भी हम सोचते हैं उस तरह से बोलना हमारे लिए बहुत आसान होता है। कई बार मैंने देखा युवा छात्र छात्राएं अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं और वो समझ नहीं पाते, इसलिए अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो आज पहले कुछ मिनट मैं आपके इस सत्र में इसी डेवलपमेंट पे लूँगी कि आप किस तरह कम्युनिकेशन, फिर चाहे किसी भी भाषा में करना हो, उसको पॉलिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में बोलते हैं। तो हमें हर दिन 5 शब्द, कोई भी आम कॉमन शब्द हम ले सकते हैं, इंग्लिश के ले लें। सुबह उठ के आप कोई भी 5 शब्द ले लीजिए, जैसे बेड, न्यूज़पेपर, टी, डोर, हाउस, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी 5 शब्द लीजिए और पूरे दिन उन्हीं 5 शब्दों से अलग अलग वाक्य बनाएं।
वो बार बार 5 शब्द आते रहें। आप ग्रामर की चिंता मत करें, क्योंकि साधारण से शब्द हैं तो साधारण ग्रामर में सेंटेंसेस बन जाएंगे। अगले दिन फिर दूसरे 5 शब्द लें, तीसरे दिन तीसरे 5 शब्द लें। आप खुद देखेंगे 20 से 22 दिन में ही ये इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आने लगेगा कि आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप करने लगेंगे, क्योंकि आप अब उसमें सोचने के तरीकों को समझ गए हैं। किस तरह सोचना है, ना कि अनुवाद करना है। ये एक बात हुई। कम्युनिकेशन हम 2-3 चीज़ों में करते हैं। पहले लेवल का कम्युनिकेशन है कि 2 लोग बैठे हैं और वो सिर्फ अपनी बात बोलना चाह रहे हैं। जब हम खाली बात बोलने के लिए तैयार होते हैं, सुनने के लिए नहीं होते, तो हमेशा हम आधी बात सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम दूसरे की बात नहीं सुन रहे। दूसरे लेवल का कम्युनिकेशन वो है कि आपने कैसे कहा, दूसरे ने कैसे सुना, पर जो मुख्य बात है कि वो बात कम्युनिकेट हो गई, वो शब्द वहाँ पहुँच गया। जाने क्या मैंने कही, जाने क्या तूने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जो मैसेज है वो कम्युनिकेट हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हम उन क्षेत्रों में अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जहां हमारी भाषा नहीं चलती, तो वहां कैसे करते हैं, वहां नॉन वर्बल सिंबल से करते हैं। और तीसरी तरह का कम्युनिकेशन वो है जहां दरअसल कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जहां अगर आप भाव समझ लेते हैं तो भाव अपने आप में इतने सशक्त होते हैं कि आपकी बात खुद पहुंच जाती है। जैसे आपने सुना होगा ये गाना कई बार, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, तुमको पता है मुझको पता है। ये अक्सर ईश्वर के साथ जब हम बात करते हैं तो ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं। कई बार आप कहते हैं ईश्वर ने मेरी सुन ली, पर मैं पूछती हूँ आपने कही कब थी जो उसने सुन ली। यानी कोई ना कोई तरीका है जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और यही ब्रह्मांड का तरीका है। तो हमें कम्युनिकेशन की उस ज़रूरत को पहचानना है कि हमें किस तरह का कम्युनिकेशन कहाँ करना है। अब बात आती है कि क्या इंटरनेट के ज़रिए हमारे पास ऐसे कुछ टूल्स हैं जिन्हें हमें प्रयोग करना चाहिए? तो ज़रूर करना चाहिए। कुछ डिक्शनरीज़ हैं, कुछ एनसाइक्लोपीडिया हैं, वो आपको अगर किसी शब्द की खोज नहीं भी है तो भी आपको उनको रोज़ कम से कम एक बार ऐसी साइट्स पर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसी साइट्स अक्सर टुडेज़ वर्ल्ड, आज का शब्द, आज का वाक्य, ऐसे कुछ निकालते रहते हैं। दूसरा एक आपको जो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि हमारी आकाशवाणी जो विविध भारती है, आकाशवाणी है, उन्होंने YouTube चैनल शुरू किया है। उस YouTube चैनल का नाम है आकाशवाणी ऑन एयर। आकाशवाणी एयर चैनल जो है उस पे उन्होंने अभी तक के लगभग सारे अपने रेडियो नाटक डाल दिए हैं। अब ये रेडियो नाटक 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो नाटककार लिखते हैं और फिर उन्हें रेडियो पर नाटकीय रूप से दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। लेकिन इनमें बहुत से नाटक ऐसे हैं जो प्रसिद्ध किताबों पर बने हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ, रविंद्रनाथ की कहानियाँ, बहुत से धर्मवीर भारती की कहानियाँ, जितने भी हमारे अच्छे प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उनके नाटकों और कहानियों पर ये नाटक बने हैं। तो आप उन किताबों को खुद ना भी पढ़ें, मगर फिर भी इस YouTube चैनल से आप ज़रूर उस साहित्य को समझ पाते हैं। और क्योंकि नाटक है, नाटकीय रूपांतर है, तो आपको इंटरेस्ट भी आता है। कोई भी नाटक 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं है, तो आप इतना समय तो पूरे दिन में निकाल ही सकते हैं
कि जिसमें आप ये नाटक सुन सकें। तो एक तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आकाशवाणी एयर यूट्यूब का चैनल ज़रूर सुनना शुरू करें, जिससे आपको अच्छी साहित्य की कृतियाँ आपको समझने को आसानी रहे। एक और भी है, बहुत पुराना एक सीरियल बना था, दूरदर्शन ने बनाया था, उसका नाम है भारत एक खोज। ये एक ऐसा टीवी सीरियल है जिससे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे कई युवा छात्र छात्राएं परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, थिएटर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूज़िक में, ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कहानी लेखन में इंटरेस्ट रखते हैं, इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं। हमको अपने देश के विरासत को जानने की इच्छा होती है। ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें सीखना है, लेकिन हम उसके लिए क्लासेस में नहीं जाते, हम उसको कहीं और से प्रोफेशनली नहीं सीख पाते। तो अगर आप भारत एक खोज ये सीरियल देखते हैं, इसमें आपको वो सरलता दिखती है कि एक एपिसोड की कहानी कितनी सरलता से हम लिख सकते हैं। आप उसकी सेटिंग्स भी देखते हैं कि बिल्कुल एक राजा को भी बिना किसी बहुत आडंबर के, बहुत हैवी सेट्स के, बिना बैकग्राउंड के हम कैसे दिखा सकते हैं। आप भाषा का अध्ययन कर सकते हैं कि अलग अलग पात्रों की अलग अलग भाषा कैसे बनाई जा सकती है। संगीत है, फिर प्राकृत संगीत है, यानी पुरातन संगीत भी है और नया संगीत भी है। तो ये एक ऐसा सीरियल है जिससे ना सिर्फ हमें भारत का इतिहास जानने में सरलता होती है, बल्कि उसके परिप्रेक्ष्य में हम बहुत कुछ अपने आप से सीखने लगते हैं। तो मान लीजिए आपने एक एपिसोड देखा, उस एपिसोड को देखने के बाद उसमें जो भी आपको अच्छा लगा, क्या आप उससे मिलता जुलता अपना सृजन कुछ कर सकते हैं? कोई कविता लिख सकते हैं, कोई छोटी सी कहानी का अंश लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने उससे सीखा। तो इसलिए मैं भारत एक खोज की बात कर रही हूँ। तीसरी बात आजकल चल रही है दूरदर्शन पर और स्टार प्लस पर, महाभारत। आप कोई सी भी देखिए, पुरानी देखिए या नई देखिए, देखिए ज़रूर, क्योंकि महाभारत हमें वो दिखाता है जो अक्सर साधारण से शब्दों में हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसको मैं विस्तार में नहीं कहूँगी, लेकिन ये देखना हम सबकी आवश्यकता है। अब हम आते हैं कुछ स्टडी टूल्स पे। जब हम स्टडी टूल्स की बात करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हैं जो डू इट योरसेल्फ कहलाते हैं। अपने ही घर में कोई छोटा सा पीस खराब हो गया है, आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको अपना ही बेड पेंट करना है, आपको अपनी कबर्ड पेंट करनी है, आपको अपनी खुद की नोटबुक बनानी है। इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस आप देखिए, आप चाहे करें या ना करें। बागबानी के वीडियोस हैं, गार्डनिंग के, किचन गार्डन के, आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आप लगातार उनसे कुछ सीखते हैं। और जब हम ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो एक मनुष्य की बेसिक ज़रूरतों से मिलता जुलता है, तो हमारी जनरल जो आदतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें सहायता मिलती है। तो डू इट योरसेल्फ वाले वीडियोस आप ज़रूर देखें। फिर छोटे छोटे वीडियोस ऐसे भी हैं जो आपको छोटे छोटे क्विज़ पे ले जाते हैं। जैसे यूपीएससी की ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो आपको यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारियां कराती हैं। वो हर दिन 10 प्रश्न देती हैं। इसमें कोई आपको पैसा खर्च करके मेंबर नहीं बनना, लेकिन उनमें इसलिए वो ज़रूरी है क्योंकि उन 10 प्रश्नों में आपकी अपने ज्ञान की जो सीमा है वो आप खुद जांच सकते हैं। आज की युवा की एक समस्या ये भी है कि वो अपने साथियों के साथ इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि कहीं उसको ये एहसास ना हो जाए कि मुझे क्या नहीं आता है।
यानी हम मान के बैठते हैं हमें तो सब आता है, सब आना चाहिए, और कम से कम मेरे मित्र को ये पता नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं आता। पहली बात, इस भ्रम से निकलिए। बहुत से लोगों को, या कहूँ तो सब लोगों को सब कुछ नहीं आता है। साथ ही अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? फिर भी यदि आप नहीं बताना चाहते कि क्या नहीं आता, तो आप ज़रूर इन छोटे छोटे क्विज़ पर जाइए जो यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं, क्योंकि उसमें लगभग सभी तरह के प्रश्न होते हैं। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, जनरल नॉलेज, सब्जेक्ट बेस, इन सब प्रश्नों को आप अपने तरीके से हल कीजिए। मगर एक दिन में एक नियम बना लीजिए कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप अपने को तैयार करने में लगाएंगे। जितना समय हम स्नान करके, खुद को ताज़ा कपड़े पहन के, बाल बना के तैयार होने में लगाते हैं, वह भी आवश्यक है। उसी तरह हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है, व्यक्तित्व को तैयार करना है। और सबसे बड़ी बात है, कभी अपनी जड़ों पर अविश्वास मत कीजिए। एक पौधा इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि उसमें फूल लगते हैं, लेकिन जब हम वो फूल तोड़ लेते हैं तो वो फूल ज़्यादा समय तक नहीं जिंदा रहता, मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उस फूल को हम जड़ से अलग कर देते हैं। हर कोई मॉडर्न बनना चाहता है, आपको भी मॉडर्न बनना होगा। मॉडर्न बनने की शर्त एक ही है कि जब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो ही ऊपर का रंग भी सुरक्षित रहेगा, उसका कलेवर भी सुरक्षित रहेगा, उसका सौंदर्य भी सुरक्षित रहेगा और सुगंध भी सुरक्षित रहेगी। हमें अपने व्यक्तित्व की सुगंध अगर दूर दूर तक पहुंचानी है तो मूल बात यह है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। चाहे वो जड़ गांव में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे हमारी विद्या में हो, चाहे संस्कृति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे मित्रता में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संबंधों में हो। हमें अपनी जड़ों पर अकूट विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास के भरोसे ही हम अपने व्यक्तित्व को बहुत आगे तक निर्बाध होकर ले जा सकते हैं। तो मेरे युवा मित्रों, आज के इस सत्र में मैंने कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखी जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत आवश्यक है। और मुझे ऐसा विश्वास है, अनुमान है कि आप इनसे लाभ अवश्य लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत